Yes, students. So this is our lecture number 1, part 2 of chapter 3. What is government? So let's start. Yes, students. So now we will discuss the laws and the government. So the government makes laws, and everyone who lives in the country has to follow these. So गवर्नमेंट क्या करती है? कानून बनाती है और इस कंट्री में रहने वाले सभी लोगों को इन लॉज को मानना ही होता है. सो दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन. ये केवल एक ही तरीका है जिससे गवर्नमेंट का अपने काम कर सकती है. सो जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन. सो गवर्नमेंट के पास जैसे लॉज बनाने की पावर होती है ना, वैसे ही ये पावर भी होती है कि वो लोगों को इन लॉज को मानने के लिए उन्हें इन्फोर्स, उनको बाध्य कर सके. So, for example, there is a law that says that all persons driving a motor vehicle must have a license. जैसे कि एक लॉ बनाया गया है जिसके तहत अगर कोई भी पर्सन कोई गाड़ी चलाता है तो वो उसके पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए. सो एनी पर्सन को ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन ईदर बी जेल और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी. और अगर कोई भी पर्सन बिना लाइसेंस के कोई व्हीकल चलाते हुए पकड़ा गया तो या तो क्या होगी? उसे जेल होगी या उसे जुर्माना भरना पड़ेगा. सो विदाउट दिस लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस इज नॉट ऑफ मच यूज. सो अगर ये लॉज ना बनाए जाए तो गवर्नमेंट की जो पावर है डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की, तो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होगी. सो इन एडिशन टू एनी एक्शंस that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. अब जो गवर्नमेंट जो भी क्या करती है, जो भी कोई एक्शन लेती है, ठीक है, तो उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी भी कोई भी जो कानून है उसका ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ स्टेप उठा सकते हैं. For example, that they were not hired for a job because of their religion or caste. So he or she may approach the court and claim that the law is not being followed, and the court can then give orders about what should be done. जैसे हम अब एक एग्जांपल लें कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसको उसके धर्म या फिर उसकी जाति के कारण किसी जॉब से में नहीं लिया जाता है, नहीं लिया गया, और वो कोर्ट जा सकता है और ये दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है. तब जो कोर्ट है वो ऑर्डर देगा कि क्या स्टेप उठाने की ज़रूरत है. Next is types of government. Yes, who gives the government this power to make decisions and enforce laws? So सरकार को डिसीजन लेने और लॉज का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की जो पावर है वो कौन देता है? So the answer to this question depends on the type of government there is in a country. सो इस क्वेश्चन का अगर जो आंसर है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस कंट्री में कैसी गवर्नमेंट है. सो इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ अ पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर. तो कह रहे हैं कि इन अ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर. सो लोकतंत्र में तो जो लोग होते हैं, लोग ही गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं. एंड दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन्स एंड इलेक्ट देम. और लोग ऐसा कैसे कैसे देते हैं ये पावर? लोग जो हैं वो ऐसा इलेक्शन के थ्रू करते हैं. वे अपनी पसंद से किसी लीडर को वोट देकर चुनते हैं. ओके, एंड वंस इलेक्टेड दिस पर्सन्स फॉर्म द गवर्नमेंट. और एक बार ये पर्सन चुन लिया जाता है तो उसके बाद ये पर्सन क्या करता है? गवर्नमेंट, ये पर्सन जो है ये गवर्नमेंट बनाता है. एंड इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल.
और लोकतंत्र में सरकार को अपने डिसीजंस और अपने द्वारा उठाए गए स्टेप्स का बेस बताना पड़ता है। उसको बताना होता है कि वो क्या डिसीज़न लेगा, कौन से स्टेप उठाएगा, और उसको इसके लिए क्या देना पड़ता है, उसको एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ती है। सो अनदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज़ मोनार्की। और अगर हम दूसरे टाइप की, ये तो होगी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट, एक जो दूसरी फॉर्म है गवर्नमेंट की, वो क्या है, मोनार्की। मोनार्की मतलब राजतंत्र या सरकार। सो द मोनार्क, यानी मोनार्क मतलब किंग और क्वीन, राजा या रानी, हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। तो इस मोनार्की में क्या होता है, इसमें राजा या रानी के पास डिसीजन लेने और गवर्नमेंट को चलाने की पावर होती है। एंड द मोनार्क may have a small group of people to discuss matters with, but the final decision making power remains with the monarch. अब इसमें क्या है, राजा के पास क्या होते हैं, बहुत सारे उसके पास कुछ क्या होंगे, कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं, छोटा सा समूह होता है सलाहकारों का, जिससे वो अलग अलग इश्यूज़ पर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो फाइनल डिसीज़न लेने की पावर होती है वो उसी के पास रहती है, राजा या रानी के पास। So unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their actions or defend the decisions they take. अब जैसे हमने देखा कि डेमोक्रेसी में तो अगर क्या है, गवर्नमेंट कोई भी काम करती है, डिसीजन लेती है, तो उसको वो सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और वो जवाबदेही भी होती है पब्लिक के लिए। लेकिन यहाँ पर जो राजा और रानी होते हैं, किंग्स और क्वीन होते हैं, वो अपने डिसीज़न के जो बेस हैं वो नहीं बताते। वहाँ पर उनको बताना होता है कि उनको वो क्या करेंगे, उनको क्या, वो उनका क्या डिसीजंस होंगे, कैसे वो बनाए गए। तो लेकिन यहाँ वो नहीं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही वो अपने डिसीज़न के लिए कोई क्या होते हैं, किसी भी तरह को उनको डिफेंड करते हैं, कोई सफाई देने की उनको ज़रूरत होती है। ओके, so now we will discuss the democratic government. So India is a democracy, you know that, and this achievement is a result of a long and eventful struggle of the Indian people. So इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने एक लंबी लड़ाई भी लड़ी है, and there are other places in the world where people have also struggled to have democracies. और वर्ल्ड में और भी कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां लोगों ने डेमोक्रेसी लाने के लिए स्ट्रगल किए हैं। So you now know that the main features of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. जैसे कि ऊपर बताया जा चुका है कि जो डेमोक्रेसी की मेन जो ये बात है कि ये है कि लोगों के पास अपने लीडर को चुनने की पावर होती है। एंड सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल। तो आप जो है इसीलिए इस सेंस में जो डेमोक्रेसी है वो लोगों का ही शासन होता है। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आर टाइम्स आर यूजली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो मूलभूत विचार ये हैं, the basic idea is that people rules themselves by the participating in making of these रूल्स। सो डेमोक्रेसी में जो आपके क्या है, जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि लोग नियमों को बनाने में पार्टिसिपेट बनकर खुद ही शासन करें। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आर टाइम्स आर यूजली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आज के टाइम में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम जो है मेन क्या कहते हैं, आज के टाइम में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। एंड इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। और एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर लोग जो हैं वो डायरेक्टली कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो इलेक्शन प्रोसेस के जरिए के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड टेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन।
और ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये मिलकर सारी जो हमारी जनता है उसके लिए डिसीजन लेते हैं। Yes, so nowhere in the world have governments willingly shared power. एक्चुअली वर्ल्ड में कहीं भी गवर्नमेंट ने स्वेच्छा से अपनी पावर लोगों के साथ नहीं बांटी। So all over Europe and USA, women and poor have had to fight for participation in government. अब अगर हम बात करें पूरे यूरोप की और अमेरिका की तो उसमें जो महिलाएं और जितने भी गरीब थे उनको गवर्नमेंट के कार्यों में भागीदारी के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। एंड वीमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथेन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जो महिलाएं थी उनके द्वारा जो ये मताधिकार के लिए जो स्ट्रगल था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उस दौरान तो वो और ज़्यादा मजबूत हो गया और ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया। ओके, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द विमेंस सफरेज मूवमेंट एज द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। तो ये जो महिलाओं के द्वारा ये जो मूवमेंट था, ठीक है, किसके लिए, महिला मताधिकार जो आंदोलन था जिसको कहते थे उसको हम इंग्लिश में इससे सफरेज मूवमेंट भी कहते हैं। और सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट। सो ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर अवे फाइटिंग। क्या हुआ जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो लड़ने चले गए वॉर में। एंड बिकॉज ऑफ दिस वीमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड मैंस वर्क। तो अब सारे के सारे जो पुरुष थे वो तो लड़ाई में थे, तो इसीलिए जो महिलाएं थी उनको उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। सो मैनी वीमेन begin organizing and managing different kinds of work। और कई सा जब महिलाओं ने कई विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. So women began to be seen as being equally capable of making decision। तो अब लोगों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताएं, उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं जो हैं ये काम नहीं कर सकती। तो इस तरह जो महिलाएं थी उनको डिसीजन लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। एंड suffragettes demanded the right to vote for all women, and to get their demands heard they chained themselves to railing in public places, and many suffragettes were imprisoned and went to hunger strikes। सो अब क्या हुआ, अब उनको कैपेबल माना जाता लगा तो महिला जो मताधिकार आंदोलन था उसको उसके साथियों ने, उनके जो और थे उनके साथ उन साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की डिमांड की और उनकी आवाज़ सुनी जाए उसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को क्या करा, लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। और उनमें से कई जो क्रांतिकारी महिलाएं थी वो जेल भी गई और भूख हड़ताल पर भी बैठी। सो अब एंड दे हैड टू बी फ्रीड बाय फोर्स। सो अमेरिकन वीमेन गोट द राइट टू वोट इन 1920 while women in the UK got to vote on the same terms as men some years later in 1928। सो अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को ये अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। Dear students, so look at this picture. So here, voting in a rural area, a mark is put on the finger
to make sure that a person cast only one vote. So ऐसे एक ये पिक्चर में क्या दिखाया गया है, एक रूरल एरिया में वोटिंग हो रही है और जो लोग हैं वो वोट देने आ रहे हैं और हर एक की फिंगर पर क्या लगाया जा रहा है, एक मार्क लगाया जा रहा है, ये श्योर करने के होने के लिए कि जो अ पर्सन कास्ट ओनली वन वोट. So these days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. So this means that all adults in the country are allowed to vote. सो एक्चुअली क्या है, आजकल कोई भी गवर्नमेंट जो है ना वो अपने आप को तब तक डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती जब तक कि वो अपनी कंट्री के जितने भी सभी अडल्ट हैं उनको वोट देने का अधिकार ना दें. क्योंकि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जिसका मतलब क्या है कि सभी अडल्ट्स को कंट्री में वोट देने का अधिकार. सो बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था. कैन यू बिलीव दैट देर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिडंट अलाउ women and the poor to participate in election. तो कहते क्या आप इस बात पे विश्वास करेंगे कि एक टाइम ऐसा भी था जब गवर्नमेंट जो है वो औरतों को और जो गरीब लोग थे उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवाती थी. सो इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड. और उस टाइम पर क्या होता था, केवल उन्हीं लोगों को, कुछ एक लोग जो थे तो उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाता था जो या तो पढ़े लिखे होते थे या जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी. सो दिस मीन दैट वीमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि औरतें, गरीब लोग और जो प्रॉपर्टीलेस हैं जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है और जो अनएजुकेटेड हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं था. सो द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दीज फ्यू मैन मेड. तो इस तरीके से ऐसे सिचुएशन में तो कंट्री उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे. Okay, so in India, before independence, only a small minority was allowed to vote and they therefore came together to determine the fate of the majority. तो अब इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का राइट था और इसीलिए जो जनता थी, जनता ने संगठित होकर, ऑर्गेनाइज होकर इस अधिकार के लिए डिमांड की. सो सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults had to right to vote. और गांधी जी के साथ साथ बहुत से जो लीडर जो थे, कई सारे लीडर ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया और उन्होंने भी बड़ी ही जोर शोर से ये डिमांड उठाई. एंड इसमें क्या था, दिस इज़ नोन एज यस. सो डिमांड उठाई एंड दैट ऑल एडल्ट हैव द राइट टू वोट. क्या डिमांड उठाई थी कि सभी एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार है. एंड दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. सो राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, कहते 1931 में जो जर्नल थी यंग इंडिया उसमें जो लिखा गया था उसमें गांधी जी ने कहा, आई कांट possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote. कहते मैं जो हूँ ना, मैं इस जो ये विचारधारा है, कौन सी विचारधारा है कि गांधी जी ने कहा कि ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास वेल्थ है वो वोट दे सकता है. ये वाले विचार तो मैं सहन ही नहीं कर सकता. बट दैट अ मैन हु हैज़ गुड कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट. लेकिन वो इंसान जिसके पास करैक्टर है लेकिन उसके पास वेल्थ या लिटरेसी नहीं है तो वोट नहीं दे सकता. और दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द स्वेट ऑफ हिज बॉडी इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन. साथ ही साथ वो कहते हैं कि लेकिन एक तो जिसके पास करैक्टर है लेकिन वेल्थ या एजुकेशन नहीं है वो वोट नहीं दे सकता, या फिर जो दिन भर अपने पसीना बहा कर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है. ओके. सो ये मतलब कि ये चीज़ें जो थी उस टाइम पर चलती थी. लोग जो है हम आफ्टर इंडिपेंडेंस ही हमको क्या मिला, ये राइट मिला कि जितने भी कंट्री में जो एडल्ट हैं उनको वोट देने का अधिकार है. और जब तक एक कंट्री के अंदर
जब तक एक कंट्री के अंदर सभी अडल्ट को वोट देने का अधिकार नहीं होता तब तक उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस चैप्टर इज completed now. Okay, so that's all for today. Have a good day.